हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइडियाज ऑफ चेस्टर बर्नार्ड और ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिज आइडियाज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन एंड हिज थियोरी ऑफ कंट्रीब्यूशन, सैटिस्फैक्शन, इक्विलिब्रियम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। Chester Bernard is one of the pioneers of behavioral movement in public administration. चेस्टर बर्नार्ड को बिहेवियरल मूवमेंट का एक पाइनियर माना जाता है, यानी कि एक पथ प्रदर्शक माना जाता है। उन्हें स्पिरिचुअल फादर ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल भी माना जाता है क्योंकि ही एम्फसाइज्ड ऑन सोशो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के सोशो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर फोकस करने की बात करी थी। सोशो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में आते हैं जैसे कि वर्क एनवायरनमेंट, तो इसीलिए उन्हें स्पिरिचुअल फादर ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल भी बोला जाता है। उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स है नंबर 1 द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये और अक्सर पूछी जाती है। और उनका सेकंड इंपॉर्टेंट वर्क है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जो कि 1948 में पब्लिश हुई थी। नाउ लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय चेस्टर बर्नार्ड। बर्नार्ड ने ऑर्गेनाइजेशन को एक कोऑपरेटिव सिस्टम माना है इन विच पीपल कोऑपरेट विद ईच अदर टू कंप्लीट एन एक्टिविटी। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा कोऑपरेटिव सिस्टम माना है जिसमें कि पीपल यानी कि लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, किस लिए? एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। बर्नार्ड के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन के 3 एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कि आता है कम्युनिकेशन, विलिंगनेस टू कोऑपरेट एंड कॉमन पर्पस और ऑब्जेक्टिव। पहला एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन। सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड इज द विलिंगनेस टू कोऑपरेट। कोऑपरेट करने की विलिंगनेस होनी चाहिए एम्प्लॉयज में, तभी कोऑपरेशन पॉसिबल है। अगर विलिंगनेस नहीं होगी तो कोऑपरेशन नहीं हो पाएगी। और जो तीसरा एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो है कॉमन पर्पस और ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोगों का एक कॉमन पर्पस होना चाहिए या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसके लिए वो सब मिलकर काम करें। So these are the 3 elements of organization according to Bernard. Informal organization as a natural system. Informal organization होती हैं ऐसी organizations that are formed from personal contacts and interaction and groups of people. एक organization के अंदर जो लोगों का एक informal group बनता है personal contacts के basis पर, interactions के basis पर, उसे हम informal organization कहते हैं। और ऐसी ही organization को चेस्टर बर्नार्ड ने एक नेचुरल सिस्टम माना है क्योंकि उनके हिसाब से ये नेचुरली एक ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती हैं, इसको बनाने की जरूरत नहीं होती है। वहीं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एन आर्टिफिशियल सिस्टम। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक आर्टिफिशियल सिस्टम है क्योंकि इसको क्रिएट किया जाता है, ये रूल्स पर बेस्ड होती है, रूल्स के थ्रू इसे क्रिएट किया जाता है। एंड बोथ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को एग्जिस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस साथ साथ को एग्जिस्ट करती हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है एंड अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड वो फंक्शंस है सबसे पहला communicate such ideas, facts, news that cannot be done by formal channels. ऐसे आइडियाज, फैक्ट्स एंड न्यूज जो कि फॉर्मल चैनल्स द्वारा कम्युनिकेट नहीं किए जा सकते, ऐसे आइडियाज को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है। सेकेंड फंक्शन इज मेंटेनिंग इंटीग्रेशन एंड हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का कार्य होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेशन एंड हार्मनी यानी कि भाईचारा मेंटेन रखना। Then the third function is it helps in maintaining the personality of the individual and self-respect and dignity of the individual, as formal organization can diminish a person's personality. Informal organization एक person की, एक individual की personality maintain करने में help करती हैं और इससे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी भी बनी रहती है क्योंकि कई बार फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एक पर्सन की पर्सनालिटी इफेक्ट होती है क्योंकि उसे ऐसे ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो कि उसकी पर्सनालिटी के अगेंस्ट होते हैं। तो इस वजह से कई बार फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन की पर्सनालिटी इफेक्ट हो जाती है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसमें उसे अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो जैसा है वो वैसे बन के रह सकता है। Next is Bernard's theory of contribution, satisfaction, equilibrium. Equilibrium का मतलब है बैलेंस।
So according to Bernard, equilibrium or balance in the organization is only possible when an employee functions properly, which is necessary for an organization. So according to this theory, एक ऑर्गेनाइजेशन में इक्विलिब्रियम या बैलेंस तभी बना रह सकता है अगर एक एम्प्लॉय प्रॉपरली फंक्शन करता है। और वो फंक्शन प्रॉपरली कैसे कर सकते हैं? वो फंक्शन प्रॉपरली तभी कर पाएंगे अगर वो सेटिस्फाइड है या वो मोटिवेटेड है, अदरवाइज वो प्रॉपरली कार्य नहीं कर पाएंगे। और उनका प्रॉपरली फंक्शन करना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो थियोरी ऑफ कंट्रीब्यूशन सैटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम के तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। पहला है कंट्रीब्यूशन, दूसरा है सैटिस्फैक्शन और तीसरा है इक्विलिब्रियम। कंट्रीब्यूशन में आते हैं एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज, सैटिस्फैक्शन में आता है इंसेंटिव्स या बेनिफिट्स और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। So contribution, which includes efforts and activities, is provided by the employees to the organization, whereas satisfaction, which includes incentives or benefits, is provided by the organization to the participant. देखिए कंट्रीब्यूशन जो है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? वो तो प्रोवाइड किया जाता है बाय द एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन। वहीं सेटिस्फैक्शन जिसमें आता है इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स, वो प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू द पार्टिसिपेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है एक पार्टिसिपेंट को या एम्प्लॉय को। सो अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड, इंडिविजुअल्स मोटिवेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन सैटिस्फैक्शन इज मोर देन कंट्रीब्यूशन। बर्नार्ड के अनुसार इंडिविजुअल मोटिवेटेड तभी फील करेगा जब उसका सैटिस्फैक्शन कंट्रीब्यूशन से ज्यादा होगा, यानी कि जब इंसेंटिव्स या बेनिफिट्स उसकी एफर्ट्स एंड एक्टिविटी से ज्यादा होंगे तभी एक इंडिविजुअल मोटिवेटेड फील करेगा और सेटिस्फाइड फील करेगा। सो दिस सैटिस्फैक्शन डिपेंड्स ऑन 8 फैक्टर्स नोन एज इंड्यूसमेंट्स। एक इंडिविजुअल की जो सैटिस्फैक्शन है वो 8 डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड, जिसे उन्होंने इंड्यूसमेंट्स कहा है। इंड्यूसमेंट्स का मतलब भी इंसेंटिव्स ही होता है, तो इसमें उन्होंने 8 प्रकार के इंसेंटिव्स या इंड्यूसमेंट्स बताए हैं। और उन 8 इंड्यूसमेंट्स को 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले आता है 4 स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट्स। स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट में सबसे पहला इंड्यूसमेंट आता है मटेरियल इंड्यूसमेंट्स। मटेरियल इंड्यूसमेंट्स का एग्जांपल होता है मनी या पैसा। सेकेंड टाइप ऑफ स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट इज पर्सनल नॉन मॉनेटरी अपॉर्चुनिटीज। पैसे के अलावा यानी कि जो नॉन मॉनेटरी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को दी जाती हैं, वो भी स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट्स में आती है, जिसका एग्जांपल है रिकग्निशन, जब आपको आपके काम के लिए रिकग्निशन मिले। थर्ड फैक्टर इज द डिजायरेबल फिजिकल कंडीशंस ऑफ वर्क। फिजिकल कंडीशंस ऑफ वर्क जो है वो डिजायरेबल होनी चाहिए। जो वर्किंग स्पेस है वो क्लीन होना चाहिए, डर्टी नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। फोर्थ इंड्यूसमेंट इज आइडियल बेनिफैक्शन, which means a job that satisfied individual values, ideals or ideologies, etc. इंडिविजुअल जो जॉब कर रहा है वो जॉब उसकी वैल्यूज को, उसकी आइडियल्स को, उसकी आइडियोलॉजीज को सेटिस्फाई करती है, तो इससे भी वो पर्सन मोटिवेट होता है। सो दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेटिस्फाइंग एन इंडिविजुअल। इसके बाद आती है 4 जनरल इंड्यूसमेंट्स। 4 ऐसे जनरल फैक्टर्स जो कि एक पर्सन को सेटिस्फाई या मोटिवेट करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है एसोसिएटेड अट्रैक्टिवनेस, which means that the social condition should be desirable in the workplace and the individual to individual relationship or the relation among the colleagues should be good. Associated attractiveness में आता है कि जो social condition है workplace की वो अच्छी होनी चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रिलेशंस हैं वो अच्छे होने चाहिए, और एक पर्सन की जो कोलीग्स के साथ रिलेशंस हैं वो अच्छे होने चाहिए। तो अगर रिलेशंस आपस में कोलीग्स के अच्छे हैं तो इससे भी एक पर्सन मोटिवेट होगा, satisfied फील करेगा। सेकेंड फैक्टर इज अडेप्टिंग वर्किंग कंडीशन टू इंडिविजुअल्स हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स। बर्नार्ड का मानना है कि अगर एक जगह की वर्किंग कंडीशंस, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो एक इंडिविजुअल की हैबिट्स के अकॉर्डिंग है या एटीट्यूड्स के अकॉर्डिंग है, तो वो उसको मोटिवेट करती हैं, इससे एक पर्सन सेटिस्फाइड फील करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, वो हाइजीन को बहुत पसंद करते हैं और वर्किंग कंडीशंस भी बहुत ज्यादा हाइजीनिक हैं, तो इससे वो पर्सन मोटिवेटेड फील करेगा, सेटिस्फाइड फील करेगा ऑर्गेनाइजेशन में।
Third general inducement is the opportunity for enlarged participation, which includes opportunity to participate in the decision making or to participate in various organizational activities. अगर एक इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी मिल रही है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने की या वेरियस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने की, इससे भी वो सेटिस्फाइड फील करता है. एंड द लास्ट फैक्टर इज डिजायरेबल कम्युनिकेशन. Freer communication with colleagues and supervisors in the organization acts as an incentive. अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक फ्री कम्युनिकेशन है, आप फ्रीली कम्युनिकेट कर पा रहे हो अपने कलीग्स के साथ, अपने सुपरवाइजर्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये भी एक इंसेंटिव की तरह ही कार्य करता है अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड. सो ये थे 8 फैक्टर्स जो एक पर्सन को सेटिस्फाइड फील कराते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में. अगर एक पर्सन सेटिस्फाइड होगा तो वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएगा. अगर वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सकेगी. सो अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, एक ऑर्गेनाइजेशन में इक्विलिब्रियम होना बहुत जरूरी है, बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए एम्प्लॉयज का मोटिवेटेड होकर फंक्शन करना बहुत जरूरी है. तभी वो सेटिस्फाइड फील कर पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर पाएगी. आज की वीडियो में इतना ही. हम इस टॉपिक को अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे. तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच. आपका दिन शुभ हो.